कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। अहंकारी साधु। तो बात उस समय की है जब स्वामी विवेकानंद अपने लोकप्रिय शिकागो सम्मेलन के भाषण के बाद भारत वापस आ गए थे। अब उनकी चर्चा विश्व के हर देश में हो रही थी। सब लोग उन्हें जानने लगे थे। स्वामी जी भारत वापस आकर अपने स्वभाव अनुरूप भ्रमण कर रहे थे। इस समय वे हिमालय और इसके आसपास के क्षेत्रों में थे। एक दिन वो घूमते घूमते एक नदी के किनारे आ गए। वहां उन्होंने देखा कि एक नाव है जो किनारा छोड़ चुकी है और वो उस नाव के वापस आने के इंतजार में वही किनारे पर बैठ गए। वहां से एक साधु गुजर रहा था। साधु ने स्वामी जी को वहां अकेला बैठा देखा और वो स्वामी जी के पास आया और उनसे पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? मैं यहाँ नाव का इंतजार कर रहा हूँ। साधु ने फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैं विवेकानंद हूँ। साधु ने स्वामी जी का मजाक उड़ाते हुए उनसे कहा, अच्छा तो तुम वो विख्यात विवेकानंद हो जिसको लगता है कि विदेश में जाकर भाषण देने से तुम बहुत बड़े महात्मा बन सकते हो। स्वामी जी ने साधु को कोई जवाब नहीं दिया। फिर साधु ने बहुत ही घमंड के साथ उस नदी के पानी पर चलकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। कुछ दूर चलने के बाद वो वापस आए और स्वामी जी से कहा, क्या तुम मेरी तरह पानी पर पैदल चलकर इस नदी को पार कर सकते हो? स्वामी जी ने बहुत ही आदर और विनम्रता के साथ साधु से कहा, इस बात में कोई शक नहीं है कि आपके पास बहुत ही अद्भुत शक्ति है, लेकिन हे साधु महाराज, क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि आपको ये असाधारण शक्ति प्राप्त करने में कितना समय लगा? बहुत ही अभिमान के साथ साधु ने जवाब दिया, ये बहुत कठिन कार्य था। मैंने 20 सालों की कठिन तपस्या और साधना के बाद इस महान शक्ति को प्राप्त किया है। साधु का ये बताने का अंदाज बहुत ही अहंकार भरा था। ये देखकर स्वामी जी बहुत ही शांत स्वर में बोले, आपने अपनी जिंदगी के 20 साल ऐसी विद्या को सीखने में बर्बाद कर दिए जो काम एक नाव 5 मिनट में कर सकती थी। आप ये 20 साल निर्धन बेसहारा गरीबों की सेवा में लगा सकते थे या अपने ज्ञान और शक्ति का प्रयोग देश और देशवासियों की प्रगति में लगा सकते थे, परंतु आपने अपने 20 साल सिर्फ 5 मिनट बचाने के लिए व्यर्थ कर दिए। ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। साधु सिर झुकाए खड़े रह गया और स्वामी जी नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे चले गए। इस कहानी से हमने ये सीखा कि ज्ञान और शक्ति का सही प्रयोग आवश्यक है। किसी शक्ति को प्राप्त करके यदि हम उस पर घमंड करते हैं तो ये मूर्खता है। अपनी शक्ति का इस्तेमाल सही जगह पर करना ही वास्तविकता में बुद्धिमानी है। लालची मटन वाला। श्यामपुर नाम के गांव में असलम नाम का एक आदमी रहा करता था। उसका गांव में मटन का दुकान था। असलम घर में अपनी माँ के साथ रहा करता था। उसने घर में बहुत सारी बकरियां पाल के रखी थी जिनकी देखभाल उसकी माँ करती थी। असलम का धंधा बहुत अच्छा चल रहा था और उसी कारण से उसके मन में अब लालच आ गया था। वो ग्राहकों के साथ अच्छी तरह से व्यवहार भी नहीं कर रहा था। ऐसे ही एक दिन उसके दुकान पर एक बूढ़ा आदमी आया। अरे असलम, मुझे 1 किलो मटन चाहिए था बेटा। अरे चाचा, आप ले जाइए, आपका ही तो दुकान है। अरे बेटा, मेरे घर मेहमान आने वाले हैं, इसलिए मुझे 1 किलो मटन चाहिए था, मगर मेरे पास पैसे नहीं है बेटा। चाचा, मैं पैसों के बिना कोई काम नहीं करता, आपको तो पता ही है ना। हाँ बेटा, मुझे पता है, मगर मेरे पास अभी पैसे नहीं है। मैं कल या परसों तुम्हें दे दूंगा। चाचा, मैं तुम पे विश्वास कैसे कर लूं? बेटा, तुम्हारा मुझ पर विश्वास नहीं है तो ये लो, ये मेरे हाथ की अंगूठी तुम्हारे पास रख लो। जब तक मैं तुमको पैसे वापस नहीं करूंगा तब तक ये अंगूठी तुम तुम्हारे पास ही रखो। ठीक है चाचा, ये लो आपका मटन। जब तक आप पैसे नहीं लाएंगे आपकी ये अंगूठी मेरे पास रहेगी। हाँ बेटा। बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। असलम हर रोज किसी ना किसी को अपनी दुकान में कम मटन देकर उसे फंसाता था। उसका धंधा अब बहुत अच्छे से चलने लगा था। ऐसे ही एक दिन उसकी दुकान पर एक छोटा लड़का आया। चाचा, मेरी माँ ने मुझे आपके यहाँ से 1 किलो मटन लाने भेजा है। अभी देता हूँ। बेटे, इतने दिनों से तुम दुकान पर नहीं आए? हाँ चाचा, हम गांव गए थे। अच्छा। उस लड़के के साथ बातें करते करते असलम ने उसके मटन में से थोड़ा सा मटन कम करवा दिया
उस छोटे लड़के को इस बात का पता भी नहीं चला। ये लो तुम्हारा मटन। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। अब असलम अपने काम में बहुत माहिर हो जाता है। ये बात लोगों को समझ नहीं आ रही थी और इधर असलम का धंधा बहुत अच्छे से चल रहा था। ऐसे ही एक दिन उसके दुकान पर उनके गांव के एक बहुत अमीर आदमी रामदास का नौकर मटन की ऑर्डर देने आया। अरे असलम, हमारे मालिक के घर बहुत बड़ी पार्टी रखी हुई है, उसके लिए हमें 40 किलो मटन चाहिए, क्या मिल सकेगा? हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं मिलेगा। अरे मैंने सब दुकानों में जाकर देखा, मगर मुझे इतना सारा मटन कोई नहीं दे सकता। मैंने तुम्हारा नाम सुना और तुम्हारे पास चला आया। भाई आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। आपको जितना मटन चाहिए उतना मैं दूंगा, बस किस दिन और कब चाहिए मुझे बता दो। परसों के दिन सुबह ही चाहिए। ठीक है, मिल जाएगा आपको। आप आपका पता मुझे लिख कर दो। नौकर ने अपने मालिक का कार्ड उसको दिया। ये लो, इस जगह टाइम से पहुंच जाना और ये तुम्हारा एडवांस। बाकी के पैसे मटन लाने के बाद दे दूंगा। ठीक है भाई, मैं टाइम से पहुंचा दूंगा। अब वो नौकर वहां से चला गया। असलम बहुत खुश हो गया और ये खुश खबर घर जाकर उसने अपने माँ से बताई। अरे माँ, मैं आज बहुत खुश हूँ। मुझे एक बहुत बड़ा मटन का ऑर्डर मिला है। मुझे 40 किलो मटन पहुंचाना है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तैयारी में लग जाओ। हाँ माँ। 2 दिनों बाद सुबह ही उठकर असलम सारा मटन काट कर रखता है। उसे नापने लगता है और उस 40 किलो मटन से 5 किलो मटन बाजू में निकाल कर रखता है। अब सिर्फ 35 किलो मटन बच गया था। मैंने आज तक इतने सारे झोल किए हैं, मगर किसी को कुछ पता नहीं चला। क्यों ना इस बार थोड़ा बड़ा झोल कर दूं? अब असलम मटन लेकर उस नौकर ने दिए हुए पते पर चला गया। अरे अच्छा हुआ जल्दी लेकर आए। हाँ जी, लेकर आया। आपने जल्दी बोला था ना, इसीलिए देर नहीं की। यही रुको, मैं मालिक से तुम्हारे बचे हुए पैसे लेकर आता हूँ। जी। असलम वहां खड़ा रहता है और नौकर अंदर जाकर मालिक से बचे हुए पैसे लेकर आता है। ये लो भाई तुम्हारे पैसे। धन्यवाद भाई। ऐसा कहकर असलम वहां से चला जाता है। अब रात हो जाती है और उस मालिक के घर कार्यक्रम शुरू होता है। बहुत सारे मेहमान आते हैं, लेकिन जब खाने की बारी आती है, अब तक तो हमारे किसी भी कार्यक्रम में किसी चीज की कमी नहीं पड़ी थी। इस बार मटन कैसे कम पड़ गया? पिछली बार तो इतना सारा बच गया था, अब की बार कम पड़ गया। हाँ मालिक, ये बात तो सच है। इस बात का पता तो करना ही पड़ेगा। 40 किलो मटन मंगवाया था और थोड़े ही लोगों ने खाया। मटन की सब्जी किसने बनाई? उसको बुलाओ। नौकर जाकर रसोइया को बुला कर लाता है। साहब, आपने बुलाया? हमारा मटन कम कैसे पड़ गया? हमेशा तो नहीं पड़ता, इस बार कैसे कम पड़ गया? साहब, हमेशा मटन बराबर रहता है, लेकिन इस बार मटन थोड़ा कम था, इसीलिए सब्जी भी थोड़ी कम ही बनी थी। सुंदर, तुमने कितना मटन मंगवाया था? मालिक, मैंने तो 40 किलो ही मंगवाया था, हमेशा की तरह। तो फिर कम कैसे पड़ गया? उस मटन वाले को बुलाओ, उसने ही कम मटन दिया होगा। कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब नौकर असलम को बुला कर लाता है। जी साहब, आपने मुझे बुलाया? तुमने हमारे यहाँ मटन दिया था, रसोइया बोल रहा है कि तुमने कम मटन दिया है। हमने तो तुमसे 40 किलो मंगवाया था। तुमने कितना मटन दिया है, सच सच बताओ। झूठ बोलोगे तो पछताओगे। ये सब सुनकर असलम चुपचाप खड़ा रहता है। उसे पता चल गया था कि अगर अब वो झूठ बोलेगा तो वो पकड़ा जाएगा। साहब, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी साहब। हमारे यहाँ ऐसी गलती करने से पहले लोग 100 बार सोचते हैं, मगर तुमने लालच में आकर यह सब किया। तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगा। रामदास पुलिस को फोन लगाकर उन्हें बुला लेता है और असलम को उनके हवाले कर देता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें लालच के चलते किसी को फंसाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है। गरीब की थाली। मिर्जापुर नाम के गांव में बबलू और गुड्डू नाम के 2 दोस्त रहते थे। वो दाल चावल गेहूं का व्यापार करते थे। दोनों में गुड्डू बड़ा ही लालची था और हमेशा अपना माल बढ़ा चढ़ाकर महंगा बेचता था। बबलू हमेशा सही दाम में ही अपना माल बेचता था। वो हमेशा गरीब और बूढ़े लोगों की मदद भी करता था। दोनों हमेशा साथ में ही अपना माल लेकर जाते, लेकिन बबलू का ज्यादा माल बेचा जाता और गुड्डू का हमेशा की तरह कम। अरे बबलू, हम दोनों का अनाज तो एक जैसा है, फिर भी तुम्हारा सारा माल खत्म हो जाता है और मेरा हमेशा बच जाता है। गुड्डू भाई, तुम हमेशा तुम्हारा अनाज बहुत महंगे दाम में बेचते हो। ज्यादा महंगा अनाज बेचोगे तो तुम्हारा सारा अनाज कैसे बेचा जाएगा?
अरे बबलू, दिन रात हम लोग एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो दाम तो अच्छा मिलना ही चाहिए ना। हाँ, लेकिन मूल भाव से ज्यादा कीमत कौन देगा? गुड्डू भाई, गरीब लोग कैसे इतने पैसे चुकाएंगे? हाँ बबलू, तू रहने दे, तू मुझे मत सिखा, चल तेरा काम कर। ऐसा कहकर दोनों एक गांव में जाकर उस गांव के दो हिस्से कर लेते हैं और अलग अलग दिशाओं में अपना अपना अनाज बेचने की कोशिश करते हैं। गेहूं और चावल, गेहूं और चावल, चलो चलो गांव वालों, जल्दी जल्दी से ले लो, खास आपके लिए। ऐसे आवाज लगाते हुए गुड्डू लोगों को अपना अनाज लेने के लिए आकर्षित करता है। तभी एक राहगीर गुड्डू से बोलता है, अरे भाई, जरा गेहूं का दाम बताओ तो मुझे। 4 सिक्कों का 1 नाप मिलेगा जनाब। अरे भाई, बाकी जगह तो 3 सिक्कों में ही मिलता है, आप बहुत महंगा बेच रहे हो। जी आपको नहीं लेना है तो मत लीजिए, कुछ वक्त के बाद तो आप मुफ्त में मांगने लगोगे। इतना सस्ता भला कौन बेचता है, जाइए यहाँ से, बिना मतलब का वक्त खराब कर दिया। गुड्डू फिर से अनाज की थैली अपने कंधों पर उठाकर आगे चल पड़ता है। गुड्डू की आवाज सुन दूर खड़ी एक गरीब बूढ़ी दादी माँ अपने घर के अंदर जाकर अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, बाहर गेहूं और चावल बेचने वाला आया है। अपने घर का सारा अनाज खत्म हो चुका है, थोड़ा अनाज तो ले लो, नहीं तो कल से हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। अरे भाग्यवान, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन हमारे पास के सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। वो हमें किस चीज के बदले अनाज देगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कल से अपना गुजारा कैसे होगा? जी हमारे घर में आपके पिताजी की एक बहुत पुरानी थाली है, शायद ही उसके बदले हमें थोड़ा सा अनाज मिल जाए। तब तक हमारा बेटा भी शहर से लौट आएगा, उतने दिनों तक का गुजारा करने लायक ही सही कुछ अनाज हमें मिले तो भी बहुत है। ठीक है, चलो उससे बात करके देखते हैं। दादाजी घर के सामने से जा रहे गुड्डू को बुला लेते हैं और उससे कहते हैं, अरे बेटा, हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय इस पुरानी थाली के। क्या तुम इस थाली के बदले में कुछ अनाज दोगे बेटा? बहुत मेहरबानी होगी। गुड्डू वो मैली खराब थाली देखता है और बोलता है, अरे बाबा जी, इस थाली के बदले तो एक मुट्ठी भी अनाज नहीं आएगा। कितनी मैली और पुरानी थाली है, ये मेरे किसी काम की नहीं, फिर भी एक बार देख लेता हूँ। गुड्डू उस थाली को पीछे से थोड़ा घिसकर देखता है, तब उसे पता चलता है कि वो तो सोने की थाली है। उसके मन में लालच आ जाता है। वो सोचता है कि इससे तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा, और अगर ये थाली मुझे मुफ्त में मिल सकती है तो अपना अनाज जाया क्यों करूं? अरे नहीं नहीं, ये तो एकदम बेकार और जंग लगी हुई थाली है, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, ये मेरे किसी काम की नहीं। ऐसा बोलकर गुड्डू उस थाली को दादी के सामने फेंक देता है और वहां से चला जाता है। बेचारे दोनों बूढ़े दादा दादी घर के सामने ही निराश और मायूस होकर बैठ जाते हैं और भगवान को याद करते हैं कि अब उनका गुजारा कैसे होगा। थोड़ी देर बाद बबलू वहां से अनाज की बोरी कंधों पर लेकर पुकारता हुआ आता है। बबलू की नजर उदास और निराश बैठे दादा और दादी पर पड़ती है और बबलू उनके पास जाकर बोलता है, क्या हुआ दादी जी, आप ऐसे क्यों बैठी हो? कुछ समस्या है तो आप मुझे बता सकती हो, मैं जितना हो सके आपकी मदद कर दूंगा। बेटा, तुम एक भले आदमी लगते हो। हमारे घर का सारा अनाज खत्म हो चुका है और हमारे पास के सारे पैसे भी। अब जब तक हमारा बेटा शहर से नहीं लौट कर आता, हमारा गुजारा कैसे होगा? हम क्या खाएंगे? चिंता मत करो दादी जी, मैं आपको अनाज दे देता हूँ। बोलो कितना चाहिए आपको? नहीं बेटा, हमें मुफ्त में नहीं चाहिए। हमारे पास एक पुरानी थाली है, क्या तुम उसके बदले में हमें कुछ अनाज दे सकते हो? अच्छा ठीक है दादी जी, जैसा आप ठीक समझे, मैं खरीद लूंगा उस थाली को। दादी वो पुरानी थाली बबलू को देती है। वैसे बबलू को तो उनकी मदद करनी ही थी, फिर भी बबलू दादी की तसल्ली के लिए वो थाली लेता है और थोड़ी घिसकर देखता है। बबलू को पता लगता है कि ये तो सोने की थाली है। अरे दादी जी, ये तो सोने की थाली है, लेकिन इसे खरीदने के लिए मेरे पास उतने पैसे नहीं है। अरे बेटा, थोड़ी देर पहले एक आदमी तो इसे बेकार कहकर फेंक कर चला गया और तुम तो हमें बिना थाली देके ही अनाज देने को तैयार हो गए थे। तुम भले आदमी हो बेटा, तुम्हें जो सही लगे वो हमें दे दो। दादी जी, ये सारा अनाज और मेरे पास जितने पैसे हैं वो सब आप रख लीजिए, मैं बस थोड़े से पैसे घर जाने के लिए रखता हूँ। बबलू अपने पास का सारा अनाज और पैसे उन दोनों को दे देता है और बस थोड़े से पैसे लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। दूसरी ओर गुड्डू अमीर बनने के सपने देखता हुआ
फिर से वह दादी और दादा के पास आता है और उनसे बोलता है, दादी जी, चलो मैं कुछ अनाज तुम्हें दे देता हूँ उस थाली के बदले। लाओ, कहाँ है वो थाली? बेटा, जिस थाली को तुमने बेकार कहा था वो सोने की थाली थी। किसी ने वो हमें अच्छे दाम देकर खरीद ली। गुड्डू को अपने किए पर पछतावा होने लगा। उसने थोड़े से अनाज के लिए लालच में आकर किस्मत से हाथ में आई उस सोने की थाली को गवा दिया था। उधर बबलू वो थाली बेचकर उन पैसों से आराम की जिंदगी जीने लगा। दोस्तों, हमें हमेशा लालच से दूर रहना चाहिए और हर हालत में ईमानदारी से जीना चाहिए। हमारी सच्चाई और ईमानदारी ही हमारा हर वक्त साथ देती है। सुंदरपुर नाम के शहर में सुशीला नाम की एक औरत रहा करती थी। उसे एक लड़की थी जिसका नाम था सानिया। सानिया कॉलेज जाया करती थी। सुशीला बहुत मेहनत करके पैसे कमाती और अपनी बेटी की पढ़ाई पूरी करती, लेकिन इस बात से अनजान रहकर सानिया अपनी ही धुन में मस्त रहा करती थी। सानिया कॉलेज के लिए दूसरे शहर जाया करती थी। उसे कॉलेज से घर आने तक लगभग 1 घंटा लग जाया करता था और उसी समय में वो अपना मोबाइल निकालकर उसमें कुछ गेम खेला करती थी। उसके कुछ दोस्तों ने उसे इंस्टाग्राम के बारे में बताया और सानिया ने भी वो ऐप अपने फोन में डाउनलोड कर लिया। अब दिन रात वो उसी ऐप पे रहने लगी। सानिया, थोड़ा काम भी कर लिया करो। कुछ दिनों में शादी हो जाएगी तो क्या करोगी? काम आना चाहिए या नहीं? अरे माँ, मैं काम भी करती हूँ और मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है। अच्छा, मगर अभी के लिए काम करो और वो मोबाइल साइड पे रखो। ऐसा कहकर सोनिया उस मोबाइल को बाजू में रख देती है और अपना काम कर लेती है। ये देखकर उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। सोनिया दिखने में बहुत खूबसूरत होने के कारण इंस्टाग्राम पे उसके बहुत सारे फॉलोअर्स थे। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व था। ऐसे ही एक दिन सुशीला के घर उसकी पुरानी दोस्त श्रावणी आई। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगी। तुम सोनिया की शादी कब करने वाली हो? सोच तो रही हूँ, मगर उसका कॉलेज हो जाए, बाद में देखते हैं। हाँ ठीक है, मैं सोच रही हूँ कि मेरे भाई का बेटा है सागर। वो बड़े कंपनी में जॉब करता है और उसका परिवार भी बहुत अच्छा है। बाकी का तुम सोचो। चलो, मैं चलती हूँ। जी ठीक है, मैं इस विषय में सोचूंगी। ऐसा कहकर श्रावणी वहां से चली गई। अब सुशीला भी उस रिश्ते के बारे में सोचने लगी। तभी सानिया वहां आई। सुशीला उसे देखकर बोली, मैं सोच रही हूँ कि इस साल तुम्हारी शादी करवा दूँ। क्या माँ, आप भी हाथ धोकर पीछे लग गई है मेरे। अरे नहीं बेटा, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि अगर अच्छा रिश्ता आए तो देखने में क्या बुराई है। ठीक है। अब ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। एक दिन श्रावणी ने सुशीला को फोन किया। अरे, मैंने तुमसे बात की थी ना मेरे भाई के बेटे के बारे में। मैं बात आगे बढ़ाऊँ क्या? हाँ चलेगा, तुम बात करो, मैं सानिया से बात कर लेती हूँ। ऐसा बोलकर सुशीला वहां आ जाती है और सानिया से शादी के बारे में बात करती है। अरे माँ, तुम फिर से वही बात लेकर बैठ गई हो। अरे बेटी, कब तक यूँ नाना करती रहोगी? एक ना एक दिन शादी तो करनी पड़ेगी ना। हाँ, वो तो है माँ, मगर अब अगर मगर कुछ नहीं सुनूंगी मैं। लड़का अच्छा है, अगर तुम्हें पसंद आए तो ही बात आगे बढ़ाएंगे। ठीक है माँ, जैसा तुम चाहो। ऐसा बोलकर सानिया अपने कमरे में चली जाती है। उसकी हाँ सुनकर सुशीला भी खुश हो जाती है। ऐसे ही एक दिन सुशीला के घर पे श्रावणी और उसके भाई का बेटा और उसके माता पिता सानिया को देखने आते हैं। सानिया बेटी, आज तुम ये साड़ी पहनो। आज तुम्हें लड़के वाले देखने आए हैं। ठीक है माँ। सानिया तैयार हो जाती है और अपने कुछ फोटो अपने फोन में निकालती है। कितनी सुंदर दिख रही हूँ मैं, इंस्टाग्राम स्टार जो हूँ। अरे चलो भी सानिया, लड़के वाले कब से इंतजार कर रहे हैं। आओ जल्दी नीचे। थोड़ी ही देर में सानिया नीचे आती है। सभी लोगों को प्रणाम करके वहां बैठ जाती है। कुछ बातचीत हो जाने के बाद रमेश को सानिया पसंद आती है और सानिया को भी रमेश पसंद आता है। कुछ ही दिनों में बड़े धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है और अब सानिया अपने ससुराल आ जाती है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। सानिया अपनी घर गृहस्थी बहुत अच्छे से संभालने लगी। कुछ ही दिनों बाद उसे याद आया कि उसने शादी के बाद एक भी वीडियो शेयर नहीं किया है। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और वीडियो बनाने में व्यस्त हो गई। तभी उसकी सासू माँ वहां आई। अरे सानिया बेटी, तुम खुद से क्यों बड़बड़ा रही हो? क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं माँ जी, मैं इंस्टाग्राम पर अपना वीडियो बना रही हूँ। अच्छा, जल्दी नीचे आ जाओ। दोपहर का खाना बनाने में मेरी मदद कर देना। जी माँ जी। ऐसा कहकर सानिया अपना वीडियो बनाने में व्यस्त हो जाती है। अरे ओ बहू,
खाना खाने आना है या नहीं? खाना तो नहीं बनाया तुमने, अब खाने के लिए तो आ जाओ। सानिया खाना खा लेती है और अपने कमरे में चली जाती है। ये सब देखकर सास गुस्सा हो जाती है और शाम को जब रमेश घर आता है तब उससे कहती है, अरे आ गए बेटे, तुम्हारी बीवी तो आज पूरा दिन उस मोबाइल से ही चिपकी हुई है। कुछ काम होगा माँ। अरे वो वीडियो बना रही है ऐसा बोल रही थी, खाना बनाने भी नहीं आई। मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, अब मैं नहीं खड़ी रह सकती। तुम बहू को बुलाकर खाना बनवा लो, मैं जाती हूँ अपने कमरे में। ऐसा कहकर सास अपने कमरे में चली गई। ये सब सुनकर रमेश बहुत परेशान हो गया। वो अपने रूम में गया और सानिया से कहा, सानिया, तुम कब से उस मोबाइल के चक्कर में पड़ने लगी? मैं पहले से ही मोबाइल यूज़ करती हूँ। क्यों, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? नहीं कुछ नहीं, खाना बनाओ, बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ, मैं अभी जाकर खाना बनाती हूँ। ऐसे ही बहुत दिन चलता रहा। सानिया अपने मोबाइल के चक्कर में घर के सारे काम छोड़कर सिर्फ वीडियो बनाती रहती। ऐसे ही एक दिन सानिया दुल्हन की तरह सजी धजी देखकर रमेश ने उससे कहा, अरे वाह, मेरी बीवी तो आज कमाल की लग रही है। मैं इंस्टाग्राम क्वीन हूँ, मेरे बहुत सारे फैन फॉलोइंग है। तुम्हारे फैन फॉलोइंग से हमारा पेट नहीं भरता। तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम क्या जानो इंस्टाग्राम फॉलोइंग। रमेश वहां से चला जाता है। सानिया वापस अपना काम करने लगती है। तभी उसके मन में विचार आता है, मैं एक वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे डाल देती हूँ, मेरे फैंस को भी पता चलेगा कि मुझे क्या क्या काम करने पड़ते हैं। और बस सानिया एक नया वीडियो बनाना शुरू कर देती है। हे दोस्तों, मैं आपकी फेमस इंस्टाग्राम क्वीन सानिया बात कर रही हूँ। देखो, मैं दिन भर कितने काम करती हूँ, फिर भी आपके लिए ये वीडियो बनाती हूँ। आपका ऐसा ही प्यार बनाए रखना। इस तरह वो वीडियो बनाकर सानिया उसके इंस्टाग्राम पे शेयर करती है। उसके बहुत सारे फैंस उस वीडियो पर कमेंट करते हैं। देखते ही देखते वो वीडियो बहुत वायरल हो जाता है। सानिया के कुछ फैंस उसके घर वालों के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं और 1-2 दिन में रमेश के घर पुलिस आते हैं। जी इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ कैसे? जी इंस्टाग्राम क्वीन आप ही है ना? आपके घर वालों के खिलाफ हमें कंप्लेंट मिली है कि वो आपसे जबरन काम करवाते हैं। किसने की है पुलिस कंप्लेंट? आपके एक फैन ने की है मैडम। इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो सिर्फ यह वीडियो फॉलोइंग बढ़ाने के लिए ऐसे बनाया था, बाकी कुछ नहीं। सच कहिए, कोई आप पर दबाव नहीं डाल रहा ना? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कह रही हूँ। मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। अगर कोई तकलीफ है तो थाने में कॉल कर दीजिए। जी इंस्पेक्टर साहब। सानिया को अपनी गलती समझ आ जाती है और वो अपने पति और सास से माफी मांगती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अरे पगली, माफी मत मांग, मैंने तुझे माफ कर दिया, मगर आइंदा ऐसे वीडियो मत बनाना, समझी? जी माँ जी, और आप भी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने माफ कर दिया, मगर आज के बाद वो फालतू वीडियोस मत बनाना। परिणाम तो देख ही लिए तुमने। उस दिन के बाद सानिया ने इंस्टाग्राम पे वीडियो बना के डालना बंद कर दिया और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी जिंदगी में हर चीज सोच समझ कर करनी चाहिए।